आज के इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम जिस विषय को समझने वाले हैं वो है जीवन रक्षक दवाओं की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल, और ये काफी दिलचस्प विषय है। हाँ, मतलब हम अक्सर नई दवाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे की असली कहानी, या कह लें कि वो फाइलें और डेटा जो तय करते हैं कि दवा बाजार में आएगी भी या नहीं, उस पर बहुत कम ही बात होती है। सही कहा आपने। तो हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़लेटर है। इसका नाम है रेगुलेटरी राइटिंग, और आज जिस विषय पर फोकस है वो है क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स स्ट्रक्चरिंग एविडेंस फॉर रेगुलेटरी इम्पैक्ट। जी, और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि किसी भी शानदार दवा का भविष्य सिर्फ उसके लैब के नतीजों पर नहीं टिका होता। बिल्कुल। बल्कि एक क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में CSR कहते हैं, उस दस्तावेज में उन नतीजों को पेश करने के तरीके पर निर्भर करता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब रिसर्च की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पब्लिश हुए जर्नल आर्टिकल्स आते हैं, है ना? अरे हाँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक जर्नल आर्टिकल और एक CSR में जमीन आसमान का फर्क होता है। जर्नल तो बस आप कह सकते हैं कि एक साफ सुथरा सारांश है, जबकि CSR पूरी पारदर्शिता के साथ उस ट्रायल का एक एक पन्ना होता है, एक विस्तृत कच्चा चिट्ठा। यानी सबूतों की वो नींव जिस पर पूरी दवा का भविष्य खड़ा होता है। बिल्कुल सही। और शायद यही वजह है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो सिर्फ किसी मेडिकल जर्नल के छपे हुए प्रचार पर नहीं जाती। मतलब एवरब्लिंक हेल्थ केयर के अनुसार वे असल में CSR से 3 बुनियादी सवाल पूछती हैं। और वो सवाल क्या है? पहला ये कि क्या अध्ययन का डिजाइन वैज्ञानिक रूप से सही था। दूसरा कि क्या पूरे ट्रायल के दौरान डेटा को सही तरीके से जुटाया और परखा गया। हाँ, और तीसरा सबसे अहम सवाल होता है कि क्या इस नई दवा के फायदे इसके संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा हैं? बिल्कुल। और देखिए, अगर CSR इन 3 सवालों का पारदर्शी और ठोस जवाब नहीं दे पाती, तो दवा कितनी भी असरदार क्यों न हो, उसकी मंजूरी वहीं रुक जाती है। ये तो काफी सख्त प्रक्रिया है। हाँ, तो इन जवाबों को देने के लिए एक तय ग्लोबल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसे ICHE3 कहते हैं। ICHE3, अच्छा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है जो तय करता है कि दुनिया भर में डेटा को किस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा, ताकि कोई भी नियामक उसे आसानी से समझ सके। तो इस ढांचे के मुख्य हिस्से क्या होते हैं? इसके 5 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले आता है सिनॉप्सिस या सारांश। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कि ये सिनॉप्सिस कोई आम समरी नहीं है जिसे बस ऐसे ही सरसरी तौर पर पढ़ लिया जाए। एकदम सही। रिव्यू करने वालों के लिए तो ये अध्ययन की वैज्ञानिक कठोरता की पहली छाप होती है। बिल्कुल, और इसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, और यहाँ नियामक ये नहीं देखते कि बीमारी क्या है, वो तो उन्हें पहले से पता है। हाँ, उन्हें तो बस ये देखना है कि आपने इस नई दवा की जरूरत को किस तरह फ्लेम किया है। सही कहा। इसके तुरंत बाद मेथड सेक्शन आता है, जो मेरे हिसाब से पूरी रिपोर्ट की जान है। मतलब मरीजों का रैंडमाइजेशन कैसे हुआ या डेटा को कैसे प्रोसेस किया गया। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा। मेथड्स वो हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा बारीकी से और शक की निगाह से परखा जाता है। अगर यहाँ थोड़ी भी अस्पष्टता हुई तो नियामक तुरंत खतरे की घंटी बजा देते हैं। बाप रे। फिर रिजल्ट्स और डिस्कशन का नंबर आता है, जहाँ उम्मीद की जाती है कि डेटा बिल्कुल साफ हो और निष्कर्ष पूरी तरह से निष्पक्ष हो। मतलब डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं। यहीं पर मुझे सबसे बड़ी आहा मोमेंट मिली थी। सोचिए, कोई शानदार जान बचाने वाली दवा सालों तक सिर्फ इसलिए गोदाम में धूल फांक रही है क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने मेथड्स में एक छोटे से प्रोटोकॉल भटकाव को ठीक से दर्ज नहीं किया। कि कैसे एक बेहतरीन वैज्ञानिक रूप से सही क्लिनिकल ट्रायल भी सिर्फ खराब कागजी कार्रवाई के कारण अटक सकता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अक्सर जो गलतियां होती हैं ना, वे विज्ञान की नहीं बल्कि रिपोर्टिंग की होती हैं। जैसे डेटा में विसंगतियां होना, ट्रायल के दौरान हुए किसी प्रोटोकॉल भटकाव को स्पष्ट रूप से ना समझा पाना, या शुरुआती नतीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना। और ये सब मंजूरी में सालों की देरी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि CSR कोई नीरस सी बोरिंग कागजी कार्रवाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में वो महत्वपूर्ण पुल है जो लैब की क्लिनिकल मेडिसिन को असल दुनिया के नीतिगत फैसलों में बदलता है। इसी के जरिए नया और सुरक्षित विज्ञान असल में मरीजों तक पहुंच पाता है। एकदम सही नजरिया है। और अगर हम आज के बदलते परिदृश्य को देखें तो ये पुल अब और भी हाईटेक हो रहा है। वो कैसे? हम धीरे धीरे कागजी रिपोर्ट से आगे बढ़कर अब डिजिटल सबमिशंस की ओर जा रहे हैं। अच्छा। इसके साथ ही अब रियल वर्ल्ड एविडेंस
यानी असल दुनिया से मिलने वाला डेटा और सीधे मरीजों द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणामों को भी सीएसआर में जगह मिलने लगी है। मतलब नियामक अब सिर्फ बंद लैब का डेटा नहीं बल्कि बाहर की दुनिया का असर भी देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और यहीं से आगे की राह और भी दिलचस्प हो जाती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। जैसे जैसे ये नियामक प्रक्रियाएं डिजिटल हो रही हैं और रियल वर्ल्ड एविडेंस पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल्स के इस बेहद कठोर ढांचे की तुलना में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे कि स्मार्ट वॉच या हेल्थ ऐप से मिलने वाले डेटा की भूमिका अधिक निर्णायक हो जाएगी? ये सच में आगे एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विचार है।